नमस्कार वोरा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से आपने मौका दिया आपसे सीखने का। थैंक यू। सर, भारत ने जो म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है करीब करीब 1,500 किलोमीटर से ज्यादा का, उसमें 401 किलोमीटर पर बाड़ लगा दिया है, वहां पर फेंसिंग कर दी है। बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं कई बार उस देश में गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। बेसिकली म्यांमार में इस समय सिचुएशन बड़ी अनस्टेबल है, एक तरह की सर्कस चल रही है। लोगों का कहना है कि सरकार की जो कंट्रोल है वो केवल 80 या 85% टेरिटरी, बाकी हर जगह जो है वो शुरू हो गए हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स। फिर एक इशू आती है रोहिंग्यास की। म्यांमार कहते हैं कि मुझे ये लोग नहीं चाहिए, ये बहुत तंग करते हैं, आतंकी हैं और बहुत बच्चे पैदा करते हैं, और हमारे साथ ये फिर वहां पर म्यांमार में छा जाना चाहते हैं। तो उसने फिर निकाल दिया। मैं कोई जानता नहीं है कहाँ से आए हैं, इन्होंने वहां पर अपनी एक फौज बना दी, तरह तरह की चीजें वहां करने लगे। तो फिर म्यांमार ने इनको निकाल दिया, ये वहां चले गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने एक छोटे से द्वीप में इनको रख दिया। ये एक इशू है जिसका कोई आसान सा समाधान नहीं है। तो एक तो उसकी इंसर्जेंसीज जो चल रही थी उसके अंदर, दूसरा फिर ये रोहिंग्या इशू आ गई, तीसरा फिर साइबर क्राइम एक वहां का बहुत बड़ी चीज है, उसमें चाइनीज इन्वॉल्व है। बहुत कुछ वहां पे हो रहा है। म्यांमार क्योंकि वहां पर कोई सख्त हुकूमत, इफेक्टिव हुकूमत नहीं है, तो जो भी देश आता है, भारत के अतिरिक्त हमारी तो बड़ी तगड़ी दोस्ती है उनके साथ, तो चीन खास तौर से आके बदमाशियां करता है, ये तो उनको देखते हैं। और फिर ये इस्लामिक टेररिस्ट, मैम ये मैंने देखा है पश्चिमी और सेंट्रल अफ्रीका में, जहां पे सरकार कमजोर होती है वहां पे घुस जाता है, या आतंक घुस जाता है या चीन घुस जाता है, ये देखने के लिए अब यहाँ पे मुझे क्या फायदा हो सकता है। हम लोग ये चीजें नहीं करते। अब जो बॉर्डर हमने बनाया है उसके तीन कारण है। एक तो ये है कि स्मगलिंग को बंद किया जाए, जो हमारी तरफ से वहां सामान जाता था और वहां से जो कुछ चाइनीज माल हमारे पास आता था। और इस स्मगलिंग में जब मैं बॉर्डर एरिया में जाता हूं वहां पर, वो मुझे कहते हैं कि मेनली ये इनकरेज किया जाता है चाइना से। ये चाइनीज कम्युनिटी बहुत बड़ी है, म्यांमार ने बहुत सौ को निकाल दिया है वहां से, लेकिन फिर भी जो बचे कुचे हैं वो बहुत बेईमानियां करते हैं। फिर साइबर क्राइम वो बहुत करते हैं वहां पर। और आपको ये भी पता है कि इसी साल फरवरी में शायद थाईलैंड भेज दिए थे, 250 से ज्यादा लोग थे जो साइबर क्राइम में लगे हुए थे। और भारत से भी कुछ लोग वहां गए थे, तो उनको झांसा दिया जाता था। इंडोनेशिया से गए, ताइवान, नेपाल, युगांडा, लाओस, बुरुंडी, ब्राजील से गए थे कि वहां बहुत पैसा बनेगा। बट दिस इज अ स्कैम, ये लोग स्कैम वहां पर करते थे। फिर हमारे लोग वापस आए, 300 लगभग, जो वेरियस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गए थे, म्यांमार में गए थे। वो बोला गया कि ये फेक, ये आपको नौकरी दी जा रही है, फेक जॉब ऑफर्स एक्सेट्रा। तो एक तो चीज ये है कि स्मगलिंग बंद की जाए। दूसरा, जो लोग लैंड बॉर्डर से जाते हैं, कहते हैं कि 1,000 स्कैम डेन्स हैं म्यांमार में, सब चीनी लोग चलाते हैं। और ये फिर क्या करते हैं, स्कैम टेक्स्ट भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं टारगेट्स को दूसरे देशों में, खासतौर से यूनाइटेड स्टेट्स में। तो वो फिर लैंग्वेज स्किल्स उनकी होती हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, जहाँ चाइनीज में बात करनी है वो चाइनीज होते हैं। पता है क्या होता है मैम, इसकी बड़ी मजेदार चीज है, ये वहां पर लव स्कैम भी करते हैं। और उसको वहां पर ये जो क्रिप्टो फ्रॉड करते हैं, इसको कहते हैं पिग बुचरिंग। यानी पहले मोटा करो उसको, दोस्ती करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, और फिर जो है उससे पैसे छीनो। तो दूसरी चीज जो हम करना चाहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करना चाहते हैं। ये सही है कि बाय एयर भी जा सकते हैं, लेकिन बाय एयर जाएंगे फिर वीजा चाहिए होता है, उसमें काफी हद तक हम लोग नियंत्रण रख सकते हैं कि भाई तू क्यों जा रहा है वहां पे, क्या काम है। फिर तीसरी चीज जो हम चाहते हैं कि ये जो रोहिंग्यास है ये ना आए हमारी तरफ, क्योंकि इनके साथ हमारे कुछ संबंध भी ठीक नहीं। आप तो जानते हैं कि कश्मीर में पुराने वक्तों में बहुत सारे आ गए थे, कई हजार रोहिंग्यास हैं, अब उनको हम बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भी मुखालफत होगी। तो ये तीन चीजें हैं, और इस सरकार को ये बात समझ आ गई, और मैं दाद देता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ कि बीजेपी सरकार जिस समय आई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो सरकार, वो समझ गए हैं कि इससे खतरा हो सकता है भारत को। ये कहना कि हमारी फौज संभाल लेगी, वो सही है, फौज संभाल लेगी, बहुत शक्तिशाली फौज है, लेकिन फौज का काम ये नहीं होता कि स्मगलिंग को रोको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोको, बॉर्डर को डिफेंड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग इसमें नहीं होती, तो हम डाइवर्ट नहीं करना चाहते उसको। बेसिकली ये तीन इश्यूज हैं जिनके लिए अब हमने ये बॉर्डर बनाया। पहले क्यों नहीं बनाया?
क्योंकि वो ऑंग सान सू ची किसकी मिसेस गांधी की फ्रेंड थी या इसकी फ्रेंड थी, या वो, और फिर जब वो वहां पे कई साल जेल में रही और फिर जब वो बन गई वहां की लीडर, प्राइम मिनिस्टर या जो भी उसको बनाया, फिर वो फौज के साथ मिल गई। सो थिंग्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इस समय, और पुरानी सरकार ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। अब हम लोग वॉर फुटिंग पे कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी जो कुछ हो सकता है, ताकि एक म्यांमार को भी उससे फायदा हो। जो लोग वहां चले जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से वहां ये स्कैम सेंटर्स वगैरह चलाते हैं, भारत से लोग जाते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, दक्षिण भारत से जाते हैं तो दे स्पीक गुड इंग्लिश, तो फिर वो जाके अमेरिकन को या यूरोपियंस को वो ट्रैप करते हैं, पैसा बनाते हैं। तो वो हमको भी, हमारी छवि भी खराब होती है, म्यांमार की तो बिल्कुल ही बेकार की हो जाती है। मेंबर है वो आसियान का, लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया जब मिलिट्री को, बहुत सी चीजें हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो मेरा मानना है मैम कि भारत की जो पॉलिसी है म्यांमार की तरफ, हमने प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, ना हम लगाएंगे, ये हमारा सिस्टम नहीं है। अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दिया, वो तो आतंक के साथ हम लड़ रहे हैं। तो जो पाकिस्तान में, तो जो म्यांमार के साथ हमारे संबंध हैं, दे वेरी फ्रेंडली। हजारों म्यांमारीज इंक्लूडिंग ऑंग सान सू ची, उसकी माँ मेरा ख्याल म्यांमार की राजदूत होती थी दिल्ली में, तो वो दिल्ली में पड़ी हुई है। तो ऐसी चीजें बहुत, हमारे संबंध बड़े तगड़े हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट भी वहां पर काफी है, हम उनकी मदद भी बहुत करते हैं, हम सॉफ्ट लोन्स देते हैं, प्रोजेक्ट्स वहां पे बना रहे हैं। तो ये सब जो है ये बताता है कि भारत की पॉलिसी सिंपल है, भाई हम तुम्हारे साथ दोस्ती जरूर करेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन ये ना हो कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं उन पे किसी तरह की आंच आए, इसीलिए हम ये बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं। सर, मणिपुर की जो समस्या है उसमें भी तो म्यांमार के बॉर्डर से ही बहुत ज्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, इंडिया वहां से आते हैं, और हम देख रहे हैं कितने लंबे समय से मणिपुर में हालात बड़े अनस्टेबल से बने हुए हैं। अब ये फेंसिंग होने से आपको लगता है कि वहां पर भी हालात को सुधारने में कुछ फायदा होगा? 100% होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत हद तक ये जो हथियार थे ये म्यांमार के थ्रू आते थे, चाइना भेजता है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। सबसे बड़ा गुंडा हमारे इलाके में और दुनिया में चीन है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये लोग हथियार भेजते थे, और हथियारों को भेजने के बाद फिर बातचीत होती थी कि हम एक क्रिश्चियन देश वहां बना देंगे, हम म्यांमार का कुछ हिस्सा ले लेंगे, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा ले लेंगे, भारत के नॉर्थ ईस्ट को हम अलग करने की कोशिश करेंगे। ये अमेरिका में कुछ गधों के ये ख्वाब होते थे, ये कभी होने वाला नहीं है। तो 100% ट्रू, ये जो ड्रग्स था मैम, वो फ्यूल करता है, वो आग लगाता है। इस जो वहां पर आपने देखा था एक तरह से मूवमेंट जो चल रही थी, शुरू में तो कह रही थी कि ये मूवमेंट है फॉर ट्राइबल लोगों की जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए एक्सेट्रा, लेकिन जो हमने समझने की कोशिश की है, जब भी मैं वहां गया था मणिपुर में खासतौर, वो तो आग लगी हुई थी वहां पर। और फिर ये कुकीज जो क्रिश्चियन है और फिर दूसरे जो वहां के लोग हैं जो माइताई, वो तो हार्डकोर हिंदू हैं। तो जो मैंने देखा है वहां पर कि एक बेसिकली इकोनॉमिक कुछ कारण थे, और उन इकोनॉमिक कारणों को फिर उन्होंने कोशिश करनी, कन्वर्ट करने की कोशिश की किसी तरह से ये एक रीजनल मूवमेंट बन जाए कि हम भारत के साथ अपने संबंध डाइल्यूट करेंगे। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि हमने सख्त रुख अपनाया है वहां पर, सो ड्रग्स वाज प्रोवाइडिंग, जो कहते हैं आग लगा रहा था, फिर हथियार भी आ रहे थे वहां से। ये सारे वेपन जो थे मेड इन चाइना है। और चीनी तो कहेगा मैंने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, लेकिन अब जो है मैम बड़ी अच्छी बात ये हो रही है, क्योंकि हमने बड़े मैच्योरिटी के साथ डील किया है म्यांमार के साथ और मणिपुर के साथ। एम दोनों है, M2 मैं उसको कहता हूँ, मणिपुर एंड म्यांमार। अब जब भी मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं कि हमें बस 2 चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ी मजेदार बात है, वो 2 चीजें क्या हैं? कहते हैं कि एक चाइना और दूसरा इस्लाम। ये है वहां की इस समय की सिचुएशन। जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बॉर्डर बना रहे हैं, हम फेंसिंग कर रहे हैं कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत बड़ा देश है, और अभी तक हमने कोई इतने सालों से नहीं किया था ना। लोग आते जाते थे फ्रीली, उन्होंने अपने आधार कार्ड बना दिए, कईयों के पास तो पासपोर्ट भी मिल गए, वोटिंग ID बना दिया एक्सेट्रा। अब हम चुन चुन के, जैसे बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, उनको वापस भेजें, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में, अमेरिका में भी यही है, पुरानी सरकार ने बहुत से इलीगल लोगों को आने दिया, भाई वोट मेरे लिए करना, आके बस जाओ यहाँ पर। तो ये होता है मैम, ये वोट की तलाश में। बट भारत अब जाग चुका है, ये मुझे पूरी तरह से यकीन है, और अब इतना आसान नहीं है इलीगली भारत में आना।
लेकिन सर ये जो म्यांमार का बॉर्डर है जो अभी हमने फेंसिंग किया 401 किलोमीटर और बाकी का बचा हुआ आपको लगता है कितने अरसे में पूरा हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। मेरा मानना है कि 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। अभी तो हम वो सड़क भी बना रहे हैं, मल्टी मॉडल कलानदान कॉरिडोर, ये वो सड़क जाएगी वहां की तरफ। तो जब ये चीजें होती है ना, डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तो फिर बॉर्डर एरियाज में जब डेवलपमेंट होती है, वो विकास का जब लाभ देखते हैं, तो फिर वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं। बेटा, ये हम लोग सब जो आतंकी हैं, मैंने तो बहुत स्टडी किया इसको, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है। भाई, मेरी आमदनी 100 रुपए है रोज की, मैं अगर राइफल उठा लूं तो 1000 रुपए हो जाएगी, लोगों से लूटूंगा। लेकिन अगर मेरी जिंदगी 2 साल की बची है या 3 साल की, तो फिर क्या फायदा। तो ये कॉस्ट बेनिफिट करके लोग हथियार उठाते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। म्यांमार में भी मैंने देखा यही हुआ है। बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीजें थी, इन्होंने उसको मारा, माइती ने इनको मारा, इन्होंने फिर उनको मारा, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर ये कुकी हैं, इनकी रिलेशनशिप्स हैं, मिजोरम में है, इधर है, उधर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इंटीग्रेशन, आपके प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल 40-50-45 बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं। सारे प्रधानमंत्री उनसे पहले मिलाकर इतनी बार नहीं गए थे जितनी बार ये गए। जब ये जाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है वहां के लोगों को भी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, कि हाईएस्ट लेवल इन दिल्ली में इसमें इंटरेस्ट है। हम तो कह सकते थे, अगर मणिपुर में दंगा हो रहा, होने दो, साडा की जानता है, मेरे प्यो दा की जानता है। यू नो, सम पीपल हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच। अरे तो ट्राइबल्स हैं, एक दूसरे को मारते फिरेंगे क्या। बट दैट इज नॉट भारत। वो इंडिया का हो सकता था पॉलिसी, अब नहीं है। और फिर बाकी विदेशी जो हैं कंट्रीज, वो भी थोड़ी उंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका टारगेट इतना भारत नहीं है जितना कि म्यांमार है। बहुत बड़ा देश है, आबादी इतनी नहीं है। उनका टारगेट बांग्लादेश भी है, जो आपने देखा था, तभी तो निकाल दिया था वो शेख हसीना को। शी वॉज अ वेरी वेरी पैट्रियोटिक बांग्लादेशी, बहुत अपने देश के लिए बहुत करती थी, बहुत कुछ। ये तो बेवकूफ है, ये जो हिलरी क्लिंटन का खनसामा आया हुआ। तो ये लोग करने की कोशिश करते हैं। और जैसे भारत उभरेगा, ऑलरेडी द थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, एजुकेशन में देखें, एजुकेशन नॉर्थ ईस्ट में उभर रहा है। यू बी सरप्राइज, मणिपुर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कितने, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर। वही चाहते हैं कि भाई हमें अपनी जिंदगी जीने दो, लेट्स स्टॉप दिस नॉनसेंस। और जब थक जाएंगे वहां के लोग, अब बीच में कुछ आरोप लगे थे कि मणिपुर में फौज ने कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, ये वो बहुत सी चीजें ऐसी चल रही, ये भी पॉलिटिकल होती है। फिर चर्च अपना खेल खेलता है वहां पर, जो खासतौर से ये क्रिश्चियन लोग हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है खिचड़ी सी बन गई है। लेकिन अगर हम जो पतीला है उसको आग से हटा के थोड़ा ठंडा कर दें, मेरा मानना है जो हम अभी कर रहे हैं, उससे मामला सुधर जाएगा बहुत। सर, अभी तो चाइना ऑपरेशन सिंदूर के बाद खार खा के बैठा हुआ है, उसके बाद ये ये फेंसिंग हो रही है, तो उसको तो और ज्यादा मिर्ची लगेगी। हाँ बिल्कुल, 100% हर चीज में मिर्ची लग रही है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हम लोग चाहते थे कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक डिक्लेरेशन करे कि ये जो पहलगाम में हुआ है बड़ा खराब हुआ है और आतंकियों को ये हो। लेकिन वो पाकिस्तानी क्योंकि मेंबर हैं उसके, नॉन परमानेंट, उन्होंने कहा नहीं होने देंगे, वहां पे कंसेंसस होना, सबको अग्री करना चाहिए। और चीन भी उनकी तरफ था, नहीं हुआ, उसका रेफरेंस नहीं किया, ये बोला कि टेरर बड़ी खराब चीज है। उसके बाद हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लेट कमर्स थे, हम फाउंडिंग मेंबर्स नहीं थे। वहां भी चीन ने अपना जोर लगाया, और क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन का मतलब है वो चाइना सेंट्रिक है, उनकी काफी वहां पर अहमियत है, तो वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हम ब्रिक्स में गए, अभी जो ब्राजील में है, वहां तो साफ नाम लिया गया और चीन वहां पे था। लेकिन चीन कुछ करके, वहां वीटो तो है नहीं उसके पास ना। और जो ब्रिक्स का डिक्लेरेशन होता है वो कंसेंसस के आधार पर होता है, सबको उसमें अग्री करना। अब चीन अकेला रह जाता, अगर वो कहता है नहीं जी नहीं, पहलगाम तो बड़ी अच्छी चीज हुई थी वहां पर, कैसे कहेगा। और जब हमने कहा कि जो टेरर, जो आतंक में विश्वास करते हैं और जो उनका समर्थन करते हैं, वो दोनों ही गुनहगार हैं, इस धरती के गुनहगार हैं, और उनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये जब हमने डिक्लेरेशन किया, चीन खुद चुपचाप से वहां बैठा है। मिर्ची तो उसको लगती रहेगी। अब बेटा कहते हैं कि वो टिंग टोंग पिंगलिंग डिंगलिंग जो भी था चीन का, वो राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, जनरल था, एडमिरल था, सब कुछ वो अकेला ही आदमी था। उसको कहते हैं गिरफ्तार कर लिया। उसने बहुत वहां सारा पावर लेने की कोशिश की, तो जेल में बैठा हुआ है, अपने घर में उसको गिरफ्तार किया हुआ। 3 हफ्तों से किसी ने उसको देखा नहीं, उसकी तस्वीरें हटाई जा रही हैं सरकारी दफ्तरों से। तो मेरा ख्याल चीन में इंटरनल ट्रबल्स इतनी होंगी कि उम्मीद है कुछ देर तक वो बिजी हो जाएगा। जब कल्चरल रेवोल्यूशन वहां हुई थी माओ के टाइम एटसेट्रा, तो वो बाहर की तरफ नहीं देखता, अंदर ही वो उथल पुथल हो रही थी। उम्मीद करते हैं कि यही चीज चाइना में फिर होगी, कुछ हद तक, कुछ सालों तक वो शांत रहेगा, लेकिन फिर पंगा देगा। वही पाकिस्तान वाली एटीट्यूड है, हमने ठोका, 2 साल तक खामोश हो जाएंगे और फिर 2 साल के बाद फिर उछल पड़ेंगे, तंग करेंगे, क्योंकि उनका जीने का एक ही मकसद है, वो भारत को तंग करना है। सर,
अभी जिस तरह से हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में जाने से पहले अलग अलग देशों की यात्राएं कर रहे थे, वहां पर उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला और उन्होंने वहां पर बहुत सारे समझौते भी किए, डील भी किए हैं, हथियारों के भी किए हैं। उससे भी तो चाइना को मिर्ची लगी हुई है ना, क्योंकि वो तो राफेल को लेकर एक प्रोपेगेंडा कर रहा था, उसकी भी पोल पट्टी फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने खोल दी। राफाल जो है वो चाइना जो करता है ना वो बेसिकली इकोनॉमिक रीजन है। उसने ये नैरेटिव चलाया और कई फेक अकाउंट्स खोले कि हमने इतने राफाल मार दिए, हमारा जहाज दुनिया का सबसे अच्छा और आधी कीमत पे बिकता है, ये सब राफाल शाफाल बेकार के हैं और अमेरिका के जो जहाज हैं वो बिल्कुल बेकार के हैं, आप लोग सब चीनी माल खरीदिए, मेरे जहाज सबसे अच्छे हैं। ये अलग बात है कि उड़ने से पहले ही जल जाता है वो फिर कोई बात नहीं, अगर जल जाता है तो जल जाता है। तो ये उसको बहुत आग लगी है। प्राइम मिनिस्टर ने जहां जहां गए हैं बातचीत की है। एक चीज मैंने देखी है बेटा इन माई करियर, जहां जहां मैं गया हूँ, अभी भी मैं जाता हूँ, 52 साल कूटनीति में हो गए, भारत के लिए रिस्पेक्ट है। इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। कोई उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता है। एक चीज जो ब्राजील और भारत के बीच में द्विपक्षीय संबंध हमारे बड़े तगड़े हो गए थे, वो इसलिए हैं कि टाइम था जब गोवा को हमने लिबरेट किया था, तो ब्राजील ने कहा था ये क्या कर रहे हो, पोर्चुगल हमारा दोस्त है, फॉर्मर पोर्चुगीज कॉलोनी था। तो अभी जो हम जो मैं देख रहा हूँ, वो दोनों चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, चीन पे भरोसा नहीं करते। जितने देशों में हम गए हैं जो हमसे हथियार खरीदने हैं, चीन बड़ा नाराज है, कहते मेरे से खरीदो, मैं इतना बड़ा, मेरे को देखो मैं 10 रुपए में तुमको जहाज दे दूंगा। देखा अपने पास ही रख, 10 रुपए वाला जहाज मुझे नहीं चाहिए। भारत मुझे जो देगा वो अच्छी कीमत पर देगा और बड़े तगड़े। सारे ये लोग ब्रह्मोस के पीछे पड़े हुए आजकल। मैं तो हंसी मजाक में कहता हूँ कि अफ्रीका में जहां पर मैं विशेष सलाहकार हूँ, एक रक्षा मंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि मिस्टर एम्बेसडर, ये ब्रेमॉस हम कहाँ से ले सकते हैं। मैंने कहा आपको क्या जरूरत है ब्रेमॉस की? कहता नहीं नहीं रखना चाहिए दुनिया को दिखाने के लिए। तो मैंने कहा Amazon.in पे जाइए, वहां ऑर्डर कर दीजिएगा, शायद आपको मिल जाए। मजाक कर रहे थे हम लोग। कहने का मतलब यह है कि इसके बाद चीन के तो हथियार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ठप हो गए। चीन बताएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, जी मैंने 10,000 रफाल गिरा दिए। यार मेरे पास 10,000 रफाल शायद दुनिया में मिला के इतने नहीं है जितने गिरा दिए। झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। बट बेसिकली इकोनॉमिक्स, कि भाई मेरे सामान खरीदो, मेरे क्यों आप पश्चिमी देशों के पीछे दौड़ रहे हो। देखो भारत में क्या हुआ था राफाल का, अब कहीं और भी राफाल जिन देशों के पास है, कहीं वहां पे ना हो जाए ऐसा, भगवान ना करे कि गिर जाए, क्रैश कर जाए, तो चीन तो उछल पड़ेगा। देखो जी उसके जहाज, ये नहीं बोलेगा कि एक साल में उसका एक गिरता है, एक साल में मेरे 300 गिरते, वो नहीं बताएगा। वो तो फिर उनकी अपनी पुरानी टैक्टिक है। लेकिन अब दुनिया उनके धोखे में नहीं आती है। अब दुनिया समझ गई है कि ये बकवास बहुत करते हैं, इनमें दम। और सर डोनाल्ड ट्रंप वो तो ब्रिक्स से बहुत डर गए शायद, क्योंकि आप देखो कैसे ये कह रहे थे कि धमकी दे रहे थे बल्कि कि अगर और ज्यादा देश ब्रिक्स में शामिल होंगे तो उनके ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। अभी 14 कंट्रीज पर 25% टैरिफ भी लगाया है डोनाल्ड ट्रंप। भारत चिट्ठी नहीं भेजी उसने अभी तक, जो वहां से कई देशों को भेज दी है। सबसे पहले तो जापान और दक्षिण कोरिया जो उसके खास चमचे हैं उनको भेजी थी, हमें अभी तक शायद नहीं है, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं तो कर। मेरा मानना है, मेरे अपने जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझ गए हैं कि ठीक है वियतनाम है अच्छा देश, पॉपुलेशन भी है उसकी 80-90-100 मिलियन, पता नहीं कितनी है, मैं तो वहां सर्व किया हूँ। तो वो कहें कि ठीक है उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं और इस पे दबाव डाल सकते हैं, उस पे दबाव, कंबोडिया पे कर, इस पे कर सकते हैं, लेकिन भारत पे दबाव डालना बड़ा मुश्किल है। एक तो 40 करोड़ का देश है, चीन का मार्केट तो बंद हो गया, यूरोप का मार्केट बंद हो रहा है। आप चाहते हैं कि जितनी इंडस्ट्रीज अमेरिका छोड़ के भाग गई थी चीन, वो वापस आ जाए, वेरी गुड, वापस आ जाएंगी, वहां प्रोडक्शन करेंगी, खरीदेगा कौन? आपकी तो 34 करोड़ की आबादी है, मेरी तो 4 गुना ज्यादा है उससे। अल्टीमेटली तो आप मेरे पास आएंगे सामान बेचने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को मेरा ख्याल ये बात, धंधे वाला है, ये बात समझ आ गई कि मार्केट को नहीं बिगाड़ना। मैं जो है भारत के साथ जो कुछ कहूंगा, गाली गलौज करूंगा, शोर मचाऊंगा, हो हाँ करूंगा, लेकिन मैं ज्यादा वहां पर नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मेरा मांगा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका ये मतलब नहीं है मेक अमेरिका अलोन अगेन, वो मैं नहीं करना चाहता। तो ये भी उसने कई बार स्वीकार किया था। हमने शायद उसको मजाक समझा जब उसने कहा कि नरेंद्र मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर, वो मुझसे ज्यादा चतुर हैं बातचीत करने में, नेगोशिएशंस में। ये बिल्कुल सही था और वो इज्जत करता है इस बात की कि भाई ये भी खड़े हुए हैं फॉर हिज, जैसे वो मागा की बात करते हैं, हम भी कहते हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन, हम बनना चाहते हैं 2047 तक। तो ट्रंप रिस्पेक्ट्स दिस, यू नो, इन अ स्ट्रेंज, करने एक अजीब से तरीके में वो इज्जत भी करता है ऐसे लोगों की जो खड़े हो जाते हैं।
नहीं तो अगर सब लोग उसके सामने लेट जाएं, बोले अच्छा मालिक मेरे ऊपर से निकल जाओ, कोई बात नहीं, मैं जो आप कहोगे जनाब मैं वही करूंगा, उनकी फिर कोई इज्जत नहीं करता। जैसा आपका पड़ोसी आतंकिस्तान है, हमारी इज्जत करते हैं बिकॉज वी स्टैंड अप फॉर आवर राइट, भाई ये हम लोग नहीं होने देंगे। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं खाने पीने खाद्य पदार्थों में, उसका भी बड़ी कहानी चल रही थी। हमने कहा नहीं नहीं आने देंगे, खत्म करो, फिनिश। हमारे किसानों के ऊपर बहुत उसका गलत प्रभाव पड़ेगा एटसेट्रा। तो वो मान गए हैं, करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, हम दीवार की तरह खड़े हैं। सो आई थिंक एक चीज है बेटा की शक्ति, जैसे चाणक्य ने हमें सिखाया था, हम तो चाणक्य की संतान है, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति। अगर आपके पास शक्ति नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। सर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो फिलहाल वो नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अभी नेतन्याहू से भी रिकमेंडेशन करवा लिया है, पहले मुल्ला मुनीर से रिकमेंडेशन करवाया था, फिर ये कहा कि भारत में बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूं। मैंने तो कह दिया था कि सीज फायर भी मेरे कहने पर हुआ, नो सीज फायर तो नो ट्रेड, ये वाला राग भी अलाप रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप फिर से। फिर कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, नार्सिसिस्टिक है, नरगिसी उसका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। दुनिया में मैं ही तो हूँ, सारी दुनिया बोले जय, वो क्या होता था मोगैम्बो, खुश हुआ, वो मूवी देखे नहीं, तो अगर आप उसकी तारीफ करें तो डोनाल्ड ट्रंप खुश हुआ, और क्या है, उसको यही तो सारी जिंदगी में चाहिए कि लोग तारीफ करते रहे। एक चीज हम लोगों ने बड़ी मैच्योरिटी दिखा, हम उसकी आलोचना नहीं की। वो बार बार कहता रहता मैंने मध्यस्थता कर देता नहीं, टाइगर तो कहना चाहता है, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। कल को मैं कहूँ कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप का मेडिकल इलाज कराया और सारी दुनिया को बताता फिर, तेरे को बुरा लगेगा, मत बोल। हम भी नहीं कहते, क्या फायदा, बोलता रहे, हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब देने से फिर जो रवैये होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। ये हम लोग नहीं कहें, हम नहीं कहेंगे बेवकूफ है, झूठ बोलता है, सारी दुनिया को मालूम है कैसा व्यक्ति है। सर फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप की वोट उनके अपने बड़े करीबी दोस्त एलन मस्क ने लगा रखे, नई पार्टी बना रहे हैं। एक वॉट उसकी लगा रहा है, एक वॉट इसकी ये लगा रहा है आपस में। लेकिन एक चीज है, एलन मस्क जो मर्जी कहे, उसने नई पॉलिटिकल पार्टी बना दी है। अमेरिका का राष्ट्रपति एलन मस्क नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पास बहुत ताकत होती है, वो निकाल सकता है, बहुत तंग कर सकता है उसको। लेकिन मेरा मानना है ये फिर कुछ देर के बाद ये दोनों आपस में, ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं, दोनों की एम्बिशन है, दोनों का जो डिजायर्स हैं वो अपने लिए भी हैं, देश के लिए भी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ महीनों के बाद जब ट्रंप साहब थोड़े से शांत हो जाएंगे तो एलन मस्क पे आएगा, अरे डार्लिंग क्या हो गया, कैसे झगड़ा किया, चलो कोई बात, चलो तुमने मुझे माफ किया, मैंने तुमको माफ किया, सब कुछ ठीक हो गया। अब देखिएगा ये हो जाएगा। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में ऐसे रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, पहले दोस्त होते हैं फिर दुश्मन बन जाते हैं, उसके बाद कहते हैं यार हम क्यों लड़ रहे हैं, चलिए फिर से दोस्ती कर देते हैं, हो जाता है। तो ये चीजें बड़ी नॉर्मल थी। और इसी तरह की फेंसिंग हमको बांग्लादेश के साथ भी करनी पड़ेगी। हालांकि खबरें ये आती हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार कोऑपरेट नहीं करती है, तो आपको लगता है कि वो भी करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमें तो चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है ना सर। छोटे मोटे दुश्मनों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो झापड़ मारेंगे सीधा। अभी तो मैं सिलीगुड़ी से लौटा हूँ कल, और मैं गया था बांग्लादेश बॉर्डर पे, फेंसिंग चल रही है, वहां फेंसिंग हो गई है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सतर्क है, संबंध उनके ठीक है। हाँ ये बात जरूर है कि जो लोग वहां से आके, हम तो बाहर भेज रहे हैं और उनकी फौज उनको वापस नहीं लेती, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड या बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, लेकिन फिर बातचीत के जरिए हम कहते हैं भाई ले जाओ इनको। ये जो यहाँ बसे हुए ये जाना भी नहीं चाहते। भारत में बड़ी खुशहाली है, 15-20 बच्चे हमने पैदा कर दिए, सबको नागरिकता मिल गई है, हमें भोजन मिलता है, वो 800 मिलियन 80 करोड़ को फ्री भोजन जो मिलता है राशन कार्ड के आधार पर, गरीब है, हमको भी फ्री। बांग्लादेश में जाएंगे कहाँ मिलेगा ये सब कुछ, तो वो ये भी नहीं जाना चाहते। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको भेजना तो पड़ेगा, क्योंकि वहां का डेमोग्राफिक बैलेंस, रिलीजियस बैलेंस जो है असम का और पश्चिम बंगाल का बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। इस्लाम जो है, बहुत सारे मुसलमान वहां आके बस गए, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो 1-2 मैक्सिमम 2.5 या 3 बच्चे, 10 मिला के 20 बच्चे मैक्सिमम पैदा कर देते हैं। वहां तो उनकी 10 औरतें तो 300 से कम बच्चे ही नहीं पैदा करती। तो ये वहां पर मैं जो देख के आया हूँ, बातचीत मेरी काफी लंबी बात हुई वहां के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा वी विल कंट्रोल दिस, इन्फिल्ट्रेशन तो हम बंद करेंगे, लेकिन जो आ चुके हैं और जिनके पास हमारे है उनको डॉक्यूमेंट्स है, उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना पड़ेगा। ममता बनर्जी कोऑपरेट करे ना करे हमें फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट हैव टू आस्क कर कि इसको निकाले ना निकाले। यहाँ तो अपने घर में छुपा लेगी, जिसको हम पकड़ने जाएंगे वो अलग बात है। लेकिन इट्स यू नो इवन द एक्चुअल जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं जो ओरिजिनल थे, वो भी बड़े नाखुश हैं। वो कह रहे हैं ये गलत बात है, ये इलेक्शन के लिए करती है कि मुस्लिम ब्लॉक उसको वोट करेगा, पर ऐसा होना नहीं। मेरा मानना है और ये मैं बहुत सोच समझ के अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ कि और 5 साल में
ये समस्या चली जाए। बस मजबूती से हमें इसके साथ निपटना है। सर दिक्कत तो ये है ना कि भारत में भी तो ऐसे घुसपैठियों के और रोहिंग्याओं के प्रेमी बैठे हुए हैं, जैसे उनको वापस भेजने की तैयारी होती है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां पर तमाम तरह की दलीलें देते हैं, उनको लॉयर भी मिल जाते हैं। सर आप देखिएगा हल्के हल्के अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी कचहरी लीगल सिस्टम ऐसा बन जाता है कि वो बाधा बन जाए, तो फिर मैम ये दूसरे तरीके होते हैं कि ऑर्डिनेंस के जरिए या जो भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, उनको भी हम वी कैन डील विद इट। ये नहीं है कि हम उससे डील नहीं कर सकते। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि ये जो फेंसिंग का काम म्यांमार के साथ हुआ है, इसके बाद हालात सुधरेंगे और जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है उस पर भी फेंसिंग का काम जल्द पूरा होगा। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय सिया राम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। भगवान आपके साथ।